बायोमॉलिक्यूल्स में अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे, तो देखो एक अपने पास क्या इधर है से कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। दूसरा वाला होता है हमारे पास प्रोटीन, तीसरा वाला होता है हमारे पास एंजाइम, फोर्थ वाला होता है हमारे पास विटामिन्स, फिफ्थ वाला होता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अब शुरू हो जाओ। कार्बोहाइड्रेट्स बताओ, पहले 5 मिनट्स रिकैप कर लेते हैं, फटाफट से बताओ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते थे। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बताओ, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते थे? जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। अब बताओ कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया गया था? 6 तरीके से किया गया था। सबसे पहले कौन सा था बताओ जल्दी फटाफट। इट इज द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन। दूसरा वाला कौन सा था अपने पास? सेकंड वाला कौन सा था? नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे। थर्ड वाला क्लासिफिकेशन कौन सा था बोलो। हाँ भाई, थर्ड वाला क्लासिफिकेशन कौन सा था? थर्ड वाला क्लासिफिकेशन था फंक्शनल ग्रुप को लेकर के, इट इज द पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फोर्थ वाला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे 3 टाइप्स के होते थे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मतलब कोई यूनिट फर्दर नहीं देते थे, उसको बोलते थे मोनोसैकेराइड। 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स की देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते थे? जो 10 यूनिट से अब देते थे उसको हम लोग बोलते थे पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। फिर अगला वाला कौन सा था? टेस्ट के बेसिस पे। टेस्ट के बेसिस पे फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेस्ट की टेबल में सबसे पहले कौन सा आता है? फ्रक्टोज। अगला वाला कौन सा था हमारे पास? शुगर एंड नॉन शुगर। टेस्ट के मान लो शुगर क्या थे? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स को शुगर कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जानते थे, और नॉन शुगर मतलब पॉलीसैकेराइड्स। ध्यान रखिएगा, सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हाँ, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बेसिस पे सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक्सेप्ट सुक्रोज ऑल द रिड्यूसिंग शुगर इन डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के हमारे पास 2, 3, 4 फॉर्मूले, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। डाइसैकेराइड्स के हमारे पास 3 थे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। बताओ मिल्क शुगर किसको बोलते हैं? हाँ भाई, मिल्क शुगर किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ फटाफट बोलो, मिल्क शुगर किसको बोला जाता था? हाँ, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते थे। अच्छा बताओ, सुक्रोज में कौन सी यूनिट होती है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस किस पे होती है बताओ? सुक्रोज। अगर हम सुक्रोज की बात करेंगे तो ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज बनता है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज बोलते हैं। मान लो अगर इसमें पानी डाल रहे हैं तो हम ये बन रहा है, अगर इसकी रिवर्स पोजीशन कर दें, पानी निकाल दें, तो उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होती है C1 एंड C2 पर। अब अगर हम बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज को हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनते हैं। अगर मान लो हम लोग इसकी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बात करें, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां पे होती है? C1 एंड C4 पर। इसकी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है C1 एंड C4 पर। अब अगर हम लोग बात करें लैक्टोज की, तो लैक्टोज में ध्यान रखना, बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज होता है। बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब कौन बच्चा बताएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस पे होती है? लैक्टोज की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस पे होती है बताओ? तो लैक्टोज की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में ध्यान रखिएगा, C1 पोजीशन जो होती है वो बीटा डी ग्लैक्टोज की होती है, और C4 पोजीशन जो होती है वो बीटा डी ग्लूकोज की होती है। C1 एंड C4, C1 किसकी है? ग्लैक्टोज की। C4 किसकी है? ग्लूकोज की। ये चीज आपको ध्यान रखनी है,
ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च आता है सबसे पहले। स्टार्च को दो में डिवाइड कर दिया गया, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में जो स्टार्च का कंटेंट होता है वो बहुत कम होता था, 15 to 20% होता था। एमाइलोपेक्टिन में 80 to 85% होता था, क्योंकि छोटा कंटेंट होने की वजह से वो वाटर सॉल्युबल होता था। कौन सा? एमाइलोज। वाटर इनसॉल्युबल कौन सा होता था हमारे पास? एमाइलोपेक्टिन। अब देखिए, छोटा होने की वजह से उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी। किस में नहीं होगी? एमाइलोज में। ब्रांचिंग किस में होगी? एमाइलोपेक्टिन में। अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ब्रांचिंग जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती थी वो होती थी C1 एंड C4। एमाइलोपेक्टिन में भी जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती थी वो होती थी C1 एंड C4, लेकिन जो ब्रांचिंग होती थी वो होती थी C1 एंड C6। अब अगर हम लोग बात करें, हमारे पास स्टार्च था, स्टार्च के बाद था सेलुलोज। सेलुलोज में ध्यान रखिएगा कौन सा वाला टेक पार्ट करता है बताओ? इसमें तो स्टार्च इज द पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च इज द पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो बताओ सेलुलोज में कौन सी चीज टेक पार्ट करती थी? सेलुलोज में बोलो भाई, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज की लिंकेज होती थी सेलुलोज में। अब बात करते थे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में क्या है कि इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते थे। इसकी जो स्ट्रक्चर सिमिलर होती है वो होती है एमाइलोपेक्टिन की तरह, यानी कि ये भी पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ध्यान रखना। अब ये हमारे पास थे कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, प्रोटीन्स की। देखो इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको हम क्या बोलने वाले हैं बताओ? कौन बच्चा बताएगा? व्हाट इज दिस? हाँ जी, ये क्या है हमारे पास? हाँ, ये क्या है? ये अभी बेसिक सेंटर है, लॉन पे इलेक्ट्रॉन है। ये अभी एसिडिक सेंटर है, सल्फोनिक ग्रुप है। लेकिन क्या हुआ इसमें? प्रोटॉन है, प्रोटॉन शिफ्ट हो गया उधर की तरफ। अब ये एसिडिक बन गया, ये बेसिक बन गया। सेंटर जो है चेंज हो गए, दैट इज कॉल्ड द ज्यूटराइंस। व्हाट डू मीन बाय द ज्यूटराइंस? जब एक ही मॉलिक्यूल्स विच कंटेन एसिडिक एंड बेसिक सेंटर, ए मॉलिक्यूल्स विच कंटेन एसिडिक एंड बेसिक सेंटर बोथ and shifting of their center is known as the deuterions। deuterions में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पाए जाएंगे। इनकी जो pH वैल्यू होगी वो 7 होगी। मान लो अभी इसी को एसिडिक मीडियम में डाल दिया जाए तो pH की वैल्यू 7 से कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा आ जाएंगे। मान लीजिए अगर इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो वहां पर pH की वैल्यू 7 से ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें बेसिक कैरेक्टर आ जाएंगे। दिस इज नोन एज द deuterions। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, फ्रक्टोज फ्यूरिनोज रिंग होती है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है। ग्लूकोज पायरिनोज रिंग होती है। कायरल सेंटर पहले 4 थे, 5 हो गए। मान लीजिए मैं किसी बच्चे से पूछूं कि सुक्रोज में नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने होंगे, तो कौन बच्चा बताएगा? सुक्रोज में कायरल सेंटर कितने होंगे बताओ? जल्दी बताओ भाई। सुक्रोज में टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने होंगे? सुक्रोज में टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने होंगे? हाँ जी, जल्दी बताओ भाई। सुक्रोज में टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर, सबसे पहले तो ध्यान रखो सुक्रोज बिना साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। तो अगर हम पायरिनोज की रिंग की बात करें तो 5 इसमें होते हैं, ग्लूकोज में 4 होते हैं। टोटल मिला के कितने हो गए? 9 हो गए। ध्यान रखना, हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर को नहीं ले रहे। IIT JEE में इस बार यही क्वेश्चन आया था, समझ रहे हो, कि टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर सुक्रोज में कितने होंगे। तो सुक्रोज बनती कब थी? तब बनती थी जब साइक्लिक स्ट्रक्चर लेते थे हम लोग। पायरिनोज रिंग ले रहे हैं, फ्यूरिनोज रिंग ले रहे हैं, तो दोनों में इसमें यहां पे 4 हो जाते थे, इसमें यहां पे 5 हो जाते थे। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन सुक्रोज विल बी 9। अब देखिए, हम लोग प्रोटीन कर रहे थे, तो प्रोटीन में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अब यहां से शुरुआत हो रही है। पूरा चैप्टर हो गया, ये तो बस वैसे ही रिकैप करा रहा हूं मैं, क्योंकि कोई बच्चा आता नहीं है। मैंने कहा चलो तब तक रिकैप ही करा देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में नंबर 1
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या करती है? अगर आप लोग लिखना चाहो रफ कॉपी में तो लिखिएगा, इट डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ एमिनो एसिड आर टेक पार्ट। मान लीजिए प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज द पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड की वो पॉलीमेरिक फॉर्म है, तो इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि किस तरीके की एमिनो एसिड ली जा रही है प्रोटीन बनाने के लिए, या फिर उसका सीक्वेंस क्या है। what kind of amino acid are taking part and what is the sequence of that amino acid। मान लीजिए अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बना रही है, तो कौन सी एमिनो एसिड ली जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए कहीं दाल खा रहे हो, तो दाल खा रहे हो तो दाल क्या? प्रोटीन है। तो प्रोटीन में आप घर पे नहीं खा रहे, होटल में खा रहे हैं, तो होटल वाले कह रहे हैं बेटा पैसे दे जाओ और बाकी घर पे खाना, ठीक है। तो ये होटल वाली दाल हो गई, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। अब देखो होता क्या है, इसमें कोई भी चीज चेंज करोगे ना आप लोग, नाम चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए आप घर पे दाल खा रहे हो, अब घर वाले कह रहे हैं भैया थोड़ी बहुत दाल भी होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं पानी मिला के रख दो। यहां तो पानी पिला दिया उसने। इधर क्या है, इधर थोड़े घर वाले बिना पैसे लिए आपको अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां पे होटल वाले पैसे लेकर के काम चला रहे हैं, मानी यहां केवल काम चला ले, घर पे खाना जो भी खाना है, पैसे यहां दे जा लेकिन। और घर वाले देखो बिना पैसे लिए हुए आपको अच्छी चीजें दे रहे हैं खाने के लिए। तो ये इसका नाम बदल गया, अब इसका नाम होगा एलेनिन, दैट इज नोन एज द एलेनिन। एलेनिन इज द ऑप्टिकली एक्टिव, एलेनिन, एलेनिन is the optically active but glycine is the optically inactive, and this is the, अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग वाला एमिनो एसिड है, बेंजीन रिंग वाला एमिनो एसिड है, तो इसको हम ट्रायोसिन बोलते हैं। दिस इज नोन एज द ट्रियोसिन, ट्रायोसिन। ऐसे करके कुछ बोला जाता है। तो दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, जैसे अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बताएगी कि आपने ये ले रखा है, जो प्रोटीन बन रही है वो ये ले रखा है, या आपने ये ले रखा है। अब ये डिसाइड कौन करता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लिखते जाइएगा रफ कॉपी पे, जिससे आपको बहुत दिनों तक याद रहे। सेकंड वाला है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब अगर हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें, तो देखिए होता क्या है, जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होने के बाद ये सिंगल हेलिक्स यूं बन जाते हैं, या फिर इस वाली स्ट्रक्चर को बीटा प्लेटेड सीट बोलते हैं। दिस इज नोन एज द बीटा प्लेटेड सीट। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है कुछ ऐसे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद ये बीटा प्लेटेड सीट में गई,
या इस तरीके के हेलिक्स टाइप मॉडल में गई, ये जो डिसाइड करती है वो बताती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दिस इज नोन एज द बीटा प्लीटेड सीट, बीटा प्लीटेड सीट, एंड दिस इज कॉल्ड द अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स। अब मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद कोई प्रोटीन इस स्ट्रक्चर में गई है या फिर उस स्ट्रक्चर में गई है, ये कौन डिसाइड करता है? ये करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बताओ समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, आज मैं पहली बार बहुत दिनों में 10 किलोमीटर घूमने गया हूं, तो थोड़ा सा जोश सा आ गया है, तो मैं इसलिए बीच में मैं बंद कर दिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा छोड़ देते हैं, लेकिन अब मैंने ये देखा है डेली जाना है। इसका मतलब ये है, क्योंकि ऐसे ही सो जाते थे, जग जाते थे, वो ढीलापन रह जाता था। अब मैंने कहा ढीलेपन को हटाओ पहले, तो सबसे पहले तो इसलिए बोलते रहो, एनर्जी को और ज्यादा यूज करो। तो क्या पूछ रहे हो अंश, बताओ? हाँ अच्छा, देखो इसको बोल रहे हैं बीटा प्लीटेड सीट। अच्छा देखो है क्या, आपके एग्जाम में ये टॉपिक ऐसे लिखा आएगा, यहां पे ये चीज ऐसे लिखी आएगी, इट इज रिलेटेड टू देखो ये चीज ना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? ये बीटा प्लेटेड बनती है, अल्फा बनती है, तो बताइए कौन सी स्ट्रक्चर इसको डिसाइड करती है? हम किस स्ट्रक्चर से पता लगा पाते हैं? तो आपको टिक लगा के आना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बताओ अंश, समझ में आया नहीं आया? देखो ये क्वेश्चन ना सीधा सीधा लिखा आता है आपके एग्जाम में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद कोई सी प्रोटीन तो कोई तो यूं यूं चली जाती होगी, यूं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखती है। अब कोई कोई प्रोटीन, आपको पता है इन बायो वाले बच्चों को तो बहुत ज्यादा पता होता है इसके बारे में, तो ये चली जाती है या फिर ये चली जाती है, ये कौन डिसाइड करती है? हमारी केमिस्ट्री लग रही है सेकेंडरी वाले में, ये इधर बायो चल रही है साथ में, है ना। अभी बाद में आएगा डबल हेलिक्स, अभी तो सिंगल हेलिक्स वाला है ना। ये जो अल्फा हेलिक्स है ना, इसको सिंगल हेलिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो कोई भी प्रोटीन यूं बन रही है, ऐसे जा रही है, अपनी केमिस्ट्री लग रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हम लोग कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सही है। डन। चलिए नेक्स्ट करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको एक बार छोड़ दूंगा, ऐसे लिखा हुआ है ना, फिर आप लोग ऊपर नीचे कर देना, क्योंकि आज लेट हो गए हो ना आप। इनको ऊपर नीचे कर लेना, मैं छोड़ दूंगा लिखा हुआ, आज का जो भी टॉपिक है इसी पे छोड़ जाऊंगा। टर्सरी स्ट्रक्चर देखो ध्यान से सुनो। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये क्या बताती है? हमारे पास किस टाइप की एमिनो एसिड हम ले रहे हैं, ऐसी ऐसी वैसी कैसी, तो ये बताती है। और उसका सीक्वेंस क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये बताती है, मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद ये बनी वो बनी, कौन बताती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, थर्ड वाला है हमारे पास टर्सरी
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होती है, ये ओवरऑल अपीयरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि प्राइमरी के बाद क्या हो गई, सेकेंडरी के बाद क्या हो गई, वो बताती है हमें टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद कौन सी हो गई, ये बताती है हमारे पास। अब देखो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर वैसे तो कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन आजकल क्या है कि थोड़ा आइडिया नहीं लग पा रहा है कहां से दे दे वो, क्योंकि कहता है एनसीईआरटी से दूंगा, मैं तो तैयार कर लो कहीं से भी दे दूंगा, एग्जामिनर कहता है, तो कोई बात नहीं, हम तो एनसीईआरटी के हिसाब से कर लेते हैं तैयार। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये क्या बताती है, ये थ्री डायमेंशनल 3D फोल्डेड स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। 3D फोल्डेड स्ट्रक्चर, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताती है प्रोटीन के में। अब कोई बच्चा कहे जी फोल्डेड का मतलब समझ में नहीं आया, देखो फोल्डेड का मतलब यूं होता है, यूं 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 फोल्डेड, हाँ ऐसे है ना, फोल्डिंग में यूं यूं बनती है, उसका कुछ अलग ही है मामला, बस ये लिखा आएगा, ध्यान रखना आप, तो जैसे ही लगाना है आपको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वो स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसी है, वो समझ में नहीं आती चल क्या रहा है उसमें, और फोल्डेड सीट टाइप की होती है। तो वो क्वार्टरनरी अमोनियम, वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोली जाती है, ध्यान रखना। 3 डायमेंशनल फोल्डेड स्ट्रक्चर्स, क्वार्टेनरी, गलत लिखा हुआ है, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, अब सही है, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। किसका अंश, किसका पूछ रहे हो, प्लेटेड सीट वाला? इसके एग्जाम्पल में बताता हूं, क्या है ना, जैसे टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन ये बताती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के ये रिजल्ट रहे, जो इनके मिक्सअप रिजल्ट चलते हैं वो बताती है टर्सरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी में क्या हो रहा है, सेकेंडरी में क्या हो रहा है, उनके जो फाइनल रिजल्ट होते हैं वो कौन एक्सप्लेन करता है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सही है ना, प्राइमरी में और सेकेंडरी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो डिटरमाइन करती है ये टर्सरी वाली। अब देखो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गई, अब एक वर्ड आता है डीनेचुरेशन, नेक्स्ट वर्ड इज डीनेचुरेशन। अब ये डीनेचुरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रोटीन जो होती है अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर कहीं पे मेंटेन कर रखी है, तो वो स्टार्टिंग में बोली जाती है नेटिव प्रोटीन। क्या बोली जाती है, बेसिकली नेटिव प्रोटीन। लेकिन कुछ चीजें चेंज होने पे, जैसे टेम्परेचर चेंज कर दिया आपने, पीएच चेंज कर दिया, तो टेम्परेचर किस में आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। मान लीजिए आपने किसी प्रोटीन की, नेटिव प्रोटीन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करने की कोशिश की, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को चेंज कर दिया आपने, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज करने की कोशिश की, जैसे आपने पीएच चेंज कर दिया, तो जो प्रोटीन होती है वो अपनी नेटिव फॉर्म को डिस्ट्रॉय करके अलग तरीके की हो जाती है।
उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। दोबारा से सुनिएगा, जैसे मान लो एग है, एग क्या है, नेचुरल है, वो नेटिव प्रोटीन है। अब आपने क्या किया, उसको आमलेट बनाना चाह रहे हो, ऑमलेट बनाने के चक्कर में उसको फोड़ा, फोड़ के टेम्परेचर पे डाल दिया, वो उसकी नेटिव फॉर्म अब नहीं रही, हमने उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया, तो उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन होना। अब मिल्क है, मिल्क हमें नेटिव उसमें पाया जा रहा है, नेचर में पाया जा रहा है, नेटिव फॉर्म में। अब आप दूध से दही बना रहे हो, कर्डिंग ऑफ मिल्क, तो कर्डिंग ऑफ मिल्क में क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। कौन सा वाला होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो रहा है, जो उसकी चीजें चेंज हो रही हैं। अब आप खुद से देखो, उसकी कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है, मतलब पीएच भी चेंज हो रही है। पहले कैसी थी कंसंट्रेशन, डाइल्यूट टाइप की, पहले दूध कैसा था, पतला, लेकिन दही बन गया, क्या हो गया, गाढ़ा, तो गाढ़ा हो गया तो उसकी पीएच चेंज हो गई, कंसंट्रेशन चेंज हो गई। तो जब किसी नेटिव प्रोटीन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन होना, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, लिखो एक वर्ड, मतलब इसकी डेफिनेशन लिखो, protein found in the native form, protein found in the native form, but denaturation, protein found in their native form, but after changes some physical properties like as temperature and chemical properties, for example pH, concentration, its native form destroyed, that is called denaturation of protein. Denaturation affect only secondary and tertiary structure of protein, but not affect primary structure of protein. ध्यान रखिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर केवल ये बताती थी कि किस टाइप की अमीनो एसिड ली जा रही है और किस टाइप का सीक्वेंस है, बाकी का कुछ नहीं बताती, तो इसलिए वो तो नेटिव फॉर्म में ही बनी रहती है। लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस देखते हैं, मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेंज हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद क्या बन रही है, बीटा प्लेटेड जा रही है, अल्फा हेलिक्स जा रही है, वो सेकेंडरी बताती है, और टर्सरी आपको पता ही है उसका रिजल्टेंट देती है। इसलिए जो डीनेचुरेशन के चांसेस हैं, जो डीनेचुरेशन में अफेक्शन होता है, इफेक्ट होता है, वो केवल और केवल सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर में होता है। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स रहती है, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कभी भी डीनेचुरेशन नहीं देखा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सही है। अच्छा, नेक्स्ट लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन प्रोटीन का कितने टाइप की होती है देखो। बायोलॉजिकली केमिकली दो टाइप की होती है प्रोटीन। हाँ, एक बार दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, नहीं देखो, सेकेंडरी और उसमें होगा ना, तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अनकोइल्ड हो जाएगी उसकी स्ट्रक्चर, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्ट्रॉय हो सकती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसी में हो रही थी। तो जब चेंजेस हो जाएगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी टूटेगी। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मान लीजिए कहीं पे प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्ट्रॉय होगी। अब कहीं पे फोल्डिंग जा रही हैं, चीजें फोल्डेड होती जा रही हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, वो रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए सेकेंडरी और टर्सरी में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। समझ रहे हो ना? जैसे अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, बॉइलिंग ऑफ एग, दूसरा वाला कर्डिंग ऑफ मिल्क। डीनेचुरेशन के दो बेस्ट एग्जाम्पल है ना, ये चीज है। अब देखो, केमिस्ट्री के बेसिस पर केमिकली जो प्रोटीन होती है वो टू टाइप की होती है। कौन कौन सी? फाइब्रस, फाइब्रस, फिब्रस जिसको जो भी बोलते हो आप लोग, ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर। फाइब्रस का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं, और ग्लोब्यूलर मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं जैसे घी वगैरह। अब फाइब्रस के बेस्ट एग्जांपल कौन से बताओ? केराटिन। केराटिन जो होता है वो कहां पाया जाता है? हेयर, बूल, नेल में पाया जाता है। और कौन सा होगा बताओ? केराटिन और मायोसिन। अब ये मायोसिन कहां पाया जाता है? फाउंड इन मसल्स। ग्लोब्यूलर, ग्रेन्यूल्स इसमें होते हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन एग्जांपल है इसके, एंड एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। अब देखो आईआईटी जेई में क्या आया हुआ है पता है आपको? ये आया था एग्जाम्पल इस बार कि बताइए एल्ब्यूमिन किसका एग्जाम्पल है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। क्वेश्चन कहीं से नहीं आ रहे बाहर से, सब यहीं से आ रहे हैं, बस प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है स्टूडेंट की, तो कहीं का मारा कहीं लगा रहा है आंसर। ये सारे खेल हैं प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस किसी की बहुत अच्छी है, अच्छा मामला है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब बायोलॉजिकली देखेंगे प्रोटीन कितने टाइप का होता है। देखो बायोलॉजिकली आपकी मीटिंग और जाने वाली है। हाँ, ये लिख दूं यहाँ पे, ये वाटर कैसा है? इनसॉल्युबल। ये सही बोला आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर इनसॉल्युबल। अब देख रहे हो ये हेयर वगैरह वगैरह तो कभी सॉल्युबल हो ही नहीं सकते, ये वाटर इनसॉल्युबल है। ये बहुत अच्छी चीज बोली आपने, इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल, वाटर क्या लिख दिया मैंने? वाटर सॉल्युबल लिखना था, वाटर सॉल्युबल। ये इनसॉल्युबल होता है, वो सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल।
अब देखिए बायोलॉजिकल बेसिस पे बायोलॉजिकली प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल क्या होती है बताओ? एसेंशियल, एसेंशियल मतलब जो हमें बॉडी में हो, और अगर मान लीजिए फूड के थ्रू ली जाए, वो फूड के थ्रू ली जा रही है, वो कौन सी, एसेंशियल या नॉन एसेंशियल? क्या कह रहे हो बताओ? जो फूड के थ्रू ली जाती है प्रोटीन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंशियल या नॉन एसेंशियल? फूड के थ्रू। और मतलब हमारी बॉडी में जो होती है वो एसेंशियल। तो इन बॉडी, है ना, थ्रू डाइट से ली जाए वो नॉन एसेंशियल है ना। अब देखो ये हो गई हमारे पास प्रोटीन, प्रोटीन खत्म हो गई। अब हम लोग करेंगे, सबसे पहले हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, नेक्स्ट डालिए एंजाइम। थर्ड वाला पॉइंट टॉपिक एंजाइम्स। अब देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी की एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को सही करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए एंजाइम का होना बहुत जरूरी है। हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अच्छा होने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ध्यान रखना। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन को सिंपल बनाना है, तो बायो की बॉडी की मतलब हर एक्टिविटी को सिंपल बनाने के लिए किसकी जरूरत है, हमें एंजाइम्स की। मान लीजिए किसी चीज को आप खा रहे हो, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब डाइजेशन बहुत ज्यादा देर में हो रहा है, और आपके अंदर जो एंजाइम है वो अच्छे हैं, तो डाइजेशन की जो फास्ट है स्पीड वो बढ़ जाएगी, रेट है वो बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना? एक्टिवेशन एनर्जी कैसी हो जाती है, कम या ज्यादा? एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी बताओ, कम या ज्यादा? कम, कम हो जाएगी, कम। मान लीजिए कहीं पर यूं जा रहा है ग्राफ, ये रही एक्टिवेशन एनर्जी, आपने एंजाइम का सही काम कर रहा है तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी ना। वही किसी चीज को आप 2 घंटे में पचा पा रहे हो, डाइजेशन कर पा रहे हो, एंजाइम आपकी बॉडी में सही काम कर रहे हैं, तो कम करेगा ना, वो आधे घंटे में पचाएगा ना उसे। तो ध्यान रखना, एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम की प्रेजेंस में कम हो जाती है। क्या कह रहे हो रमीज?
और कुछ नहीं करवाया, बस आप जब जुड़ गए तभी करवाया, यही करवा रहा था, एंजाइम, है ना। अब देखो एंजाइम में क्या है, एक लाइन की डेफिनेशन है, ध्यान से समझनी है। दे आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। अब ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं? जैसे मैं भी आपको बता रहा था, हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी में एक एंजाइम होता है, और एंजाइम का जो एब्रिविएशन है वो एज करके अप्लाई होता है। एज, इन्वर्टेज, माल्टेज, एमाइलेज, सुक्रेज, पैक्टेज, सारा एज, यूरेनेज। अब दो तीन बात बताता हूं मैं आपको। जैसे लोग कहते सुने होंगे आपने, बहुत सारे लोग कहते मिलेंगे आपको कि भैया जो बॉडी काम करती है ना 30 ईयर तक काम कर पाती है, सही, ऐसा लोग कहते मिलेंगे आपको, फैक्ट बता रहा हूं। अब देखो ना आप लोग, गवर्नमेंट सर्विस, सारी चीजें इन्होंने क्या कर रखी है पता है, 30 बॉर्डर लाइन दे रखी है, भैया जो 30 तक नहीं किया किसी ने तो नहीं है, ऐसा करके एज दे रखी है। अब मान लो मैं भी करना चाहता था एमबीबीएस, लेकिन बाद में पता लगा कि वो तो मेरी एज ही निकल गई, उसका भी एक फैक्टर है। तो कितना है, 25 ईयर है, एमबीबीएस करने की भी एज है ना। तो देखो क्या था कि ये क्यों लगाई होगी इन लोगों ने, ये भाई बायोलॉजिकल फैक्टर चल रहे हैं हर जगह। ऐसा बोला जाता है कि 30 के बाद हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने का, सारी चीजों का। मान लो कोई चीज खा ली, अभी तो आप आइसक्रीम खा लो रात को 12 बजे, कुछ नहीं होने वाला आपको। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो पेप्सिन है, सिलाइवा आपके अंदर बहुत अच्छी बन रही होगी, सिलाइवा में एक एंजाइम होता है पेप्सिन, डाइजेस्ट कर जाएगा। अब मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो 40 का है, 30 प्लस का है, अगर एक्सेप्शन तो हैं हर जगह, ध्यान रखना है एक्सेप्शन तो। कुछ लोग तो हमारे यहाँ ऐसे हैं जो कहेंगे एक काम करो भैया जरा 2 किलो ना रसगुल्ले ला के दे दो, मैं तुरंत खा जाऊंगा। और कुछ लोग सोचते हैं अच्छा ये तो खा ही नहीं सकता, इतना एजेड है कैसे खा जाएगा, तो वो ला के रख देते हैं कि अच्छा नहीं खाए ना तो 50,000 ले लूंगा, कि कोई बात नहीं 50,000 दे दूंगा, अभी ला के रख दो। तो जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं 2 किलो पैसे ही खा जाते हैं, फिर कहते हैं एक काम करो भैया मैं जीत गया शर्त, आप 2 किलो और ले आओ। तो वो परेशान हो जाता है, माने कि ये कौन सा हाल है, ये तो इसने बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म कर दी, एंजाइम वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। तो मैं यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जनरल पे पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन पे नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। कोई बच्चा ये सोचे कि अच्छा मेरे सामने तो उसने 10 किलो रसगुल्ले खा लिए थे, तो यहाँ पे सर जो बता रहे हैं वो तो अलग ही है। नहीं नहीं, मैं जनरल वे बता रहा हूँ, एक्सेप्शन नहीं बता रहा हूँ। एक्सेप्शन तो आपको मिल जाएंगे, गांव में जाओगे वो कहेंगे 2 किलो में घी पी जाऊंगा, वास्तव में पी जाते हैं वो बैठे बैठे। समझ रहे हो? लेकिन एक जनरल पर्सन नहीं पी सकता, क्यों? जैसे ही घी पिएगा उसकी हालातें नाजुक हो जाएंगी, समझ रहे हो, लूज मोशन लग जाएंगे उसे। घी पीना तो छोड़ो, 2 किलो तो बाद में पिएगा, 100 ग्राम पे ही उसको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो भगता फिरेगा, तो शाम तक हालातें बिल्कुल खराब और हॉस्पिटल में एडमिट। लेकिन मैं एक्सेप्शनली नहीं बता रहा, जनरल वे चल रहा है। अब देखो जैसे मान लो, अभी बता रहा था मैं आपको कि जैसे मान लीजिए पहले चीनी खाने की लोगों को बहुत आदत होती थी, चीनी गुड़ खा जाते थे आराम से 3-3, 4-4 किलो। लेकिन वो एज फैक्टर है, 25 से 30 तक के बीच में यहाँ जो सुक्रोज खा जाते हैं उनके क्या बनता है, उनका कौन सा एंजाइम काम करता है? सुक्रेज। कौन सा एंजाइम काम करता है? सुक्रेज। ठीक है, तो सुक्रेज एंजाइम काम करता होगा तो आराम से खा जाते होंगे। अब देखो माल्टोज, माल्टोज एक, हाँ, माल्टेज एंजाइम बनता है, वो खाते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं आपसे, जिस समय लोग अल्कोहल पीना शुरू करते हैं ना, उस समय एज होती है 23, 24। जिस समय स्टूडेंट के बिगड़ने की भी एज होती है, वो बिगड़ भी सकता है, वो सुधर भी सकता है, एज ही कुछ ऐसी होती है। अब 12th के बाद आपने ले लिया वो क्या बोलते हैं एडमिशन एमबीबीएस में, और वहां पे बीटेक में। अब वहां एमबीबीएस का मतलब क्या है पता है? एमबीबीएस का मतलब आप ना चाहते हुए भी थोड़ा से देखोगे लोगों को कि अच्छा क्या कर रहे हैं ये धुआं कहां से निकल रहा है, क्या हमारे कॉलेज में आग लग गई है क्या?
बाद में देखने जाओगे वहां धुआं तो कोई और ही निकाल रहा है, कॉलेज में आग नहीं लगी है। तो आप गलती से सोचोगे पानी मार दें, पानी मत मारना, क्योंकि वहां पे 5-6 लोग इकट्ठे होकर के कुछ धुआं निकाल रहे होंगे। तो कहने का मतलब वो आग नहीं लगी है, वो एमबीबीएस कॉलेज है वहां पे। अब बीटेक है तो बीटेक में तो सोच रही मत, बड़ा बुरा हाल होता है। हर जगह काम कर चुका हूं मैं, वहां पता लगा बीड़ी के टुकड़े निकले उनके नीचे से। मैंने कहा मैं किसको पढ़ा रहा हूं तो मुझे हंसी आने लगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज से। वो बीटेक ही छोड़ दिया मैंने कॉलेज। अच्छा कॉलेज है जिसको बोलते हो आप लोग गलगोटिया कॉलेज, वहां पे बहुत अच्छा था। तो सारे में कर चुका हूं मैं काम, और सारे में देख लिया। मैंने कहा अरे बड़े बच्चे खतरनाक होते हैं, मैंने मेरे बस की नहीं है, यहीं पे कर सकता हूं और जगह काम नहीं कर सकता। मतलब बीड़ी के टुकड़े बीन बीन के बताओ हालात कहाँ पहुंच गए। मैंने एक स्टूडेंट बुलाया, मैंने भैया ये क्या करते हैं, कि सर वो मिलती नहीं है, पैसे देते नहीं घर वाले तो बीन बीन के पीते रहते हैं। मैंने कहा ये सही है। अब तो स्टैंडर्ड बदल गया होगा, मुझे पता नहीं है। मैंने बात कर रहा हूं मैं आपको 12 साल पहले की, 2008 में एमएससी की। उसके बाद सारे काम देखे, मैंने कहा देखना चाहता हूं इंडिया में चल क्या रहा है, सारी चीजें देख डाली। तो बीटेक वाले उससे भी खतरनाक, एमबीबीएस वाले से थोड़ा 2 कदम ऊपर, नीचे नहीं मिलेंगे। अब देखो जिस समय अल्कोहल पीना शुरू किया उस समय उनकी बॉडी में बहुत अच्छा बन रहा था जाइमेज, उनकी बॉडी में जाइमेज एंजाइम बहुत अच्छा बनता है। अब जैसे कोई आपका सीनियर है, वो क्या कहेगा, अरे तुम दुबले पतले हो, वो पियो बियर तो हैवी हो जाओगे, मेरी तरह हो जाओगे, ऐसे करके बोलेगा समझ रहे हो। अब स्टूडेंट के दिमाग में आएगा यार ये सही कह रहा है, ये गलत कह रहा है, ट्राई कर लूं कि एक बार, तो ट्राई करेगा वो। अब ट्राई किया, उसको थोड़ी अच्छी सी लगने लगती होगी, पता नहीं, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं। अच्छी लगने लगी तो उस समय उसके क्या है, मैं तो अपनी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, दूसरे वे को मत पकड़ना, पहले वाले वे को पकड़ना है। अब क्या हुआ, जाइमेज एंजाइम उसकी बॉडी में अच्छा बन रहा है क्योंकि एज है 23-24। अब डाइजेस्ट कर गया उसको, लेकिन करते करते हैबिट में बदल गई वो चीज। अब 30 के बाद यहां तक तो काम सही कर रहा था उसका एंजाइम जाइमेज बॉडी में, लेकिन 30 के बाद एंजाइम कह रहा भैया मैं नहीं करूंगा सही काम। अब जब ये सही काम नहीं कर रहा तो जो एक सही चीज थी वो गलत में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही कोई ऐसा काम मत करो ताकि यहां प्रॉब्लम आए। फिर यहाँ पे लीवर वगैरह खराब होना शुरू हो जाता है क्योंकि जाइमेज ने अपनी चीजें छोड़ दी। वो कह रहा है मुझ पे फिल्टर नहीं हो पा रही आपकी चीजें, मुझे तो जितनी फिल्टर होनी थी कर ली मैंने। यहाँ ये खराब हुआ, जैसे बॉडी खराब हुई निकल लिए ऊपर। तो ये चीज है। अगला देखिए क्या होता है। पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, इसमें बहुत सारी कहानी है तो बीच बीच में हिंट देनी पड़ेगी आपको। आज से पहले मैं किसानों को बहुत अच्छा सोचता था, मैंने कहा चलो भाई किसान बहुत अच्छे हैं, खेत वेतों में करते हैं। अब दूसरा वाला वे मत पकड़ लेना, पहले वाले वे पे रहना। तो देखो एक यूरिया होता है, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। अब पहले के किसान क्या करते थे, खेती को कम से कम 2 महीने खाली छोड़ते थे, वानी हम कुछ नहीं देंगे, तुम सांस ले लो तब हम करेंगे। आज का किसान क्या कहता है, यूरिया डाल दूंगा तुरंत, जितनी पैदावार है एक ही बार में दे। खेत से कहता है, खेत क्या कहता है, भैया मुझ में यूरिनेज बनने के चांसेस ही खत्म हो गए हैं। यूरिनेज, ये जो यूरिनेज एंजाइम है ये खत्म हो गया। सॉइल के अंदर फर्टिलिटी होगी कहां से, जब उसको सांस ही नहीं ले दिया जा रहा है। एक फसल कटी दूसरी डाल दी दूसरे दिन। तो कहने का मतलब यूरिया क्या करेगा वहां पे। अब यूरिया से एडवांस लेवल पे फर्टिलाइजर आ गए। केमिस्ट्री वालों ने इतना काम खराब कर दिया, मैं तो केमिस्ट्री वालों को भी गाली देता हूं। क्यों, क्योंकि इतने एडवांस लेवल पे ले गए केमिस्ट्री को, अमोनियम सल्फेट बना दिया जो कि खेती के लिए बहुत ही हानिकारक है, लेकिन फिर भी एज ए फर्टिलाइजर बना दिया। अब ये यूरिया से भी अच्छा काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेचारे खेत की, खेत कितना दे, उसको 2 दिन सांस नहीं लिया जा रहा है, तीसरे दिन ही डाल दिया। तो अमोनियम सल्फेट जो है वो बहुत खराब होता है। ठीक है, आजकल वैसे तो लोग ऑर्गेनिक पे आ गए, लेकिन अब देखो कितनी जल्दी ऑर्गेनिक पे आए। मैं तो चाह रहा हूं सारी चीजें ऑर्गेनिक आए। ऑर्गेनिक में ध्यान रखना, गाय का गोबर भैंस का गोबर काम में लाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक क्या फील्ड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। और वही चलता था आज से पहले। अगर हम 30 साल 35 साल पहले की बात करें तो गाय का गोबर और भैंस का गोबर ही चलता था। इन लोगों ने क्या किया, यूरिया बना दिया। 1965 में लैब में बनाया, होलर ने बनाया था, होलर इसने।
अब ये जैसे ही बना प्रॉब्लम आ गई। यूरिया का लोगों ने यूज कर करके, यूरिनेज एंजाइम होता है, ध्यान रखना। तो बात कर रहे थे हम लोग एंजाइम की। एंजाइम क्या है? बायोकेमिकल कैटलिस्ट। हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम एंजाइम बोलते हैं। एज करके वर्ड यूज किया जाता है। हर चीज खाने पीने से लेकर के सारे जो वर्डिंग यूज होते हैं हमारे एंजाइम के होते हैं। ठीक है, तो ये थी बात एंजाइम की। एंजाइम में बस इतना ही पूछा जा सकता है आपसे, जैसे कि आपसे ये पूछ लेगा कि सुक्रोज है हमारे पास, कौन सा एंजाइम डालें ताकि ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाए? तो आप बोलोगे इन्वर्टेज। ठीक है, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज बन गए। आपसे पूछेगा बताओ हमें ग्लूकोज से, जिसको आप बियर बोलते हो, ये ग्लूकोज से बनती है। बनता हुआ देख लेगा कोई तो पिएगा नहीं, लेकिन अब पता नहीं इंडिया के लोगों तो है क्या, वो वहां पे देख लेते हैं। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये छाप दिया है, मुकेश पहले आता था, मेरा नाम मुकेश है समझ रहे हो ना? मैं पहले स्मोकिंग करता था, अब कुछ नहीं करता हूं लेकिन वो मुकेश की जैसे स्टोरी खत्म हुई ये छाप दिया, लेकिन फिर भी चलता रहता है, पता नहीं है लोग, मतलब फिर भी खाए बिना नहीं मानते हैं। तो ये ग्लूकोज है, ये यहां बन गया इधर एल्कोहल। अब यहां पे पूछेगा आपसे कौन सा वाला एंजाइम है, तो जाइमेज है, ध्यान रखना। जब भी एल्कोहल बनेगा जाइमेज। अब कोई बच्चा कहे सर बाकी कार्बन कहां गए, तो देखो 2 ही कार्बन तो काम में लाए, 4 कार्बन CO2 की फॉर्म में चले गए। CO2 प्लस H2O बनता है ना? नंबर ऑफ मोल्स मैंने बैलेंस नहीं किए। आप पूछो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी टेस्ट में आ रहा हूं, 2 मिनट तो दो, 2 मिनट दे दो, है ना? 2 मिनट दो आप। है ना, ये चीज है। टेस्ट पे आ रहा हूं, मुझे पता लग गया कि उसमें आए थे ये 2020 में आ गए थे, बम4 टेस्ट, सिमिलर टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, ये सारे आ गए थे, उसी पे आ रहा हूं। खत्म हो गया चीजें ये तो, बस मैं वैसे ही एक आध, क्योंकि आज एक आध बच्चा गायब है, मैंने कहा चलो। अब देखो ये चीजें हो गई। अच्छा, अब कर रहे हैं विटामिन्स, बीटा एमीन्स, विटामिन्स। अब देखो विटामिन्स क्या होती हैं? दे आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, they are the organic substance, by deficiency of that substance produces some disease, some specific disease, that is called the vitamins। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनकी वजह से या एक्सेस हो जाने की वजह से एक स्पेसिफिक डिजीज हो जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग विटामिन्स, बीटा एमीन्स। बीटा मीन्स विटामिन जो बना है बीटा प्लस एमीन से बना है। तो बीटा प्लस एमीन्स का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक चीज पर काम करना। ठीक है, अब जैसे इसकी डेफिनेशन समझ रहे हो ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच इज यूज्ड टू स्पेसिफिक डिजीज। अब जो विटामिन्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक को बोलते हैं फैट सॉल्युबल, एक को बोलते हैं वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। देखिए वाटर सॉल्युबल क्या होती है और फैट सॉल्युबल क्या होती है। विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल होती है, इनको छोड़ करके विटामिन ए, डी, ई, के जो होती हैं वो फैट सॉल्युबल होती हैं। दिस इज अ फैट सॉल्युबल, दैट इज अ वाटर सॉल्युबल। एक एनसीईआरटी में 12th में क्वेश्चन आता था, बताइए नींबू पानी हमारी बॉडी में स्टोर क्यों नहीं होता है, या नींबू पानी के बाद यूरिन क्यों जाते हैं? क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है।
तो विटामिन सी का भी बॉडी में स्टोर ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है। तो स्टूडेंट उसकी रीजनिंग लिख करके आता था, और क्वेश्चन रीजनिंग पे पूछता है ऑर्गेनिक में, 5 मार्क्स की रीजनिंग आती है, 10 मार्क्स की लगभग। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया हर किसी का स्पेसिफाई होता है इसमें, तो विटामिन ए की वजह से क्या हो जाता बताओ, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स, सूखा रोग। बहुत सारे लोग देखे होंगे अलग तरीके के होते हैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सूखे टाइप के होंगे। एक तो होता है नॉर्मल बॉडी, एक होता है एबनॉर्मल टाइप की बॉडी दिखाई देती है, रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन ई, बोलो, इनफर्टिलिटी, बहुत सारे लोगों में। आईवीएफ सेंटर आजकल बहुत चलने लगे। एक तो कल न्यूज सुनने को मिली मुझे कि आईवीएफ से 4 लोग हो गए, 4 बच्चे हो गए, जिसमें 3 लड़के थे, 1 लड़की थी। मैंने कहा इस हॉस्पिटल का उद्घाटन सही हुआ। आईवीएफ से, अरे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो क्या बोलते देखो ना उसके, तुषार, क्या है वो, तुषार कपूर, उसका वो जो है क्या बोलते सीरियल बनाती है, सीरियल किंग कौन है, एकता कपूर ने भी तो किया है, एकता कपूर ने, तुषार कपूर ने, और ये कौन है, करण जौहर, इसने भी तो बच्चे आईवीएफ से कर रहे हैं आजकल सारे लोग। तो और वैसे भी किसी को नहीं होते तो भैया ये काम में लाई जा रही है, इसको देते हैं मेडिसिन के तौर पे, खाओ पियो और करो मामला। अब देखो विटामिन के, विटामिन के क्या होता है बताओ, ब्लड क्लॉटिंग, थोड़ी सी कुछ चीज लग गई ब्लड निकलना शुरू, है ना, या कई बार पिच गया तो बहुत ज्यादा देर तक ऐसा हो जाना, उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन बी, बेरी बेरी, बेरी बेरी क्या होता है, बेरी बेरी क्या होता है, चकते टाइप के देखें लोगों के, चकते, चकते टाइप के पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं। ऐसे वाले नहीं, ये वाले तो दूसरी चीज है, ये तो कॉपर का है। अब देखो मेरे खत्म होने लगे, नहीं लगे, तो 2-4 दिन से लगाया मैंने पायरिडीन डाल के ऑयल, तो सही होने लगा। अभी इसे लगाता नहीं हूँ, मेरी ड्रॉबैक्स बहुत है, टैबलेट नहीं खाता, ये नहीं करता। अब ये स्कर्वी, आपने देखा होगा टीथ में ब्लड निकलता रहता है, उसको बोलते हैं स्कर्वी होना, पायरिया जिसको बोलते हो, स्कर्वी। बहुत सारे लोगों में स्मेल आती रहती है, टीथ में ब्लड आता रहता है, उसको बोलते हैं स्कर्वी, जम्स में, जम्स में। अब विटामिन बी, बेरी बेरी, कुछ लोग इचिंग करते रहते हैं ना, खुजली वुजली टाइप के, वो होता है विटामिन बी, बेरी बेरी। तो कल हम लोग 5 मिनट में अपना न्यूक्लिक एसिड समझेंगे।